अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी में कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं। तो क्या आपको लगता है कि अब राहुल गांधी का टाइम आ गया? पवार साहब अडानी को चुनेंगे। और मेरे लिए तो राम 140 करोड़ जनता है। केजरीवाल का आंदोलन है, अन्ना का नहीं। नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। आज हम बात करेंगे इस देश के फ्यूचर पे। फ्यूचर क्या है और फ्यूचर कैसे डिसाइड होगा, कहां डिसाइड होगा? तो वो है 2024, जब देश में आम चुनाव होंगे। अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोटिंग हो रही है और उसके बाद 3 दिसंबर को फैसला होगा। लेकिन ये सियासत जा कहाँ रही है? क्या अपोजिशन जो लड़ाई लड़ रहा है वो लड़ाई सही दिशा में बढ़ रही है? उसकी चैलेंजेस क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं? और जो अपोजिशन का ब्लॉक है वो कितना एकजुट है? क्या वो फाइट कर पाएगा? क्या वो सांप्रदायिकता और जो एक हिंदुत्व का जो नैरेटिव चल रहा है उससे जीत पाएगा? क्या मीडिया अपनी भूमिका निभा रहा है? इन सब बातों पर बात करेंगे। आज हमारे साथ राजू पारुलेकर जी हैं नमस्ते। और हम उनसे ये बात करेंगे और जानेंगे कि जो देश में चल रहा है उस पर उनका क्या टेक है, वो क्या सोचते हैं और आगे क्या देख रहे हैं। वो सबसे जरूरी ये है, क्योंकि सवाल ये भी हो रहा है कि अगर 5 राज्यों के चुनाव में अपोजिशन जीत लेता है, बेटर करता है, अच्छा करता है, फिर भी 2024 की लड़ाई में क्या होगा, ये सवाल सबसे ज्यादा जरूरी है। सर, स्वागत है आपका। थैंक और यू। हमें समय देने के लिए शुक्रिया। इस विधानसभा चुनाव में जब बात कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि भले ही स्टेट में आप जो है चुनाव जीत लें, राज्यों को जीत लें, लेकिन पब्लिक के बीच जो मोदी का एक तरीके से लगाव है, जो उनका सपोर्ट है, जो उनके लोग हैं, जो उनके वोटर हैं, वो अभी भी उनके साथ खड़े हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर स्टेट में रिजल्ट अगर अपोजिशन के फेवर में जाते हैं तो कुछ असर पड़ेगा? पिछली बार हमने जैसे 2019 में देखा उससे ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि पिछली बार छत्तीसगढ़, हम्म। मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों हम्म। कांग्रेस ने जीते थे। सही यही समय था, हम्म। एक साल पहले, कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव से। आखिर लोकसभा चुनाव के नतीजे कुछ और आए। हम्म। अब आप जो बात कह रहे हैं कि मोदी जी के चाहने वाले, हम्म। तो मोदी जी के चाहने वाले जो हैं हम्म। उनकी संख्या कितनी है? हम्म। और चूंकि हमारी लोकतंत्र में मीडिया हम्म। पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, गोदी मीडिया बन चुकी है, सारी खबरें दबाई जाती है। दूसरा है चुनाव आयोग। हम्म। चुनाव आयोग की निष्पक्षता की मैं आपको क्या हम्म। कहूं, रोज नई नई किस्से कहानियां आ जाती है हम्म। कि सत्ता पक्ष को छोड़कर, यानी सत्ता पक्ष में देखिए, अभी तेलंगाना में वो राजा सिंह नाम की एक जो करीब उनका करीब आतंकवादी कैंडिडेट भी है। हाँ, हाँ। भाषण करते हैं और उनको नोटिस भी नहीं जाती। हम्म। और राहुल गांधी कोई सामान्य सी बात करते हैं, या राहुल गांधी क्यों, कोई भी कांग्रेसी या विपक्ष का कोई भी, यानी आरजेडी का हो, हम्म। तो उनको नोटिस जाती है। आपने महाराष्ट्र में जो चुनाव आयोग ने शिवसेना उद्धव गुट के साथ जो किया, हम्म। वो भी आप देख रहे हैं। तो चाहने वाले में जो है वो चुनाव आयोग, मीडिया और हमारी जो कोर्ट्स हैं, जजेस हैं, हम्म। वो जो सामान्य न्याय प्रक्रिया है संविधान के हिसाब से होनी चाहिए, उसमें एक तो डिले इतना हो रहा है। जैसे कि उमर खलीद जैसे व्यक्ति हम्म। अंदर है, अंडर ट्रायल, और पर्सनल लिबर्टी के नाम से अर्नब गोस्वामी फौरन एक रात में बाहर आ जाते हैं। हम्म। तो दोनों, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी बात में जर्नलिस्ट को यूएपीए लगाया जाता है। हम्म। आपने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट देख के अडानी पे कोई कार्रवाई कोर्ट नहीं कर सकती, हम्म। लेकिन वही कोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स की जो खबर है उसको लेके प्रबीर पुरकायस्था को अभी भी अंदर रखे हुए हैं। कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ, कुछ भी मामला नहीं। जर्नलिस्ट के सारे इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स है वो सीधा जब्त कर लेते हैं। ये चाहने वाले अगर हैं हम्म। तो कोई भी जीत सकता है। मैं, अगर मेरे इतने चाहने वाले होंगे हम्म। तो उनके बल पर मुझे देश की जनता के चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना चाहने से। लेकिन जो कहते हैं कि चुनाव के रिजल्ट से पता चलता है कि पब्लिक खुश है कि ना खुश है। अगर 5 राज्यों के चुनाव में 3 या 4 भी अगर अपोजिशन के पास जाते हैं तो ये एक सेंटिमेंट की बात होगी कि पब्लिक का परसेप्शन जो है किधर जा रहा है। वही बात लेकिन पिछले टाइम थी ना। पिछले टाइम तो पंजाब भी कांग्रेस के पास था।
पंजाब भी था, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या ये नैरेटिव नहीं बदल पाएगा, जिसे सत्ता का सी समीकरण नैरेटिव कहा जा रहा बदलेगा, है। आप सही कह रहे हैं ये, लेकिन ये सामान्य स्थिति की बात कर रहे हैं आप। जब हम शतरंज खेल रहे हैं और सामने वाला भी शतरंज खेल रहा है, तब ये बात कर रहे हैं आप। मैं शतरंज खेल रहा हूं और सामने वाला मुक्केबाजी पे आ चुका है, तो जीत हार के बारे में आप शतरंज के नियमों के अनुसार कोई अनुमान नहीं लगा सकते। ये मेरे कहने की निष्कर्ष है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया है, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे दूसरी जो मीडिया है, मीडिया प्रशासन है, प्रशासन है, एजेंसी से सारी जो प्रशासन में आती बिल्कुल है, बिल्कुल, तो जिन्हें कोई संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप में या उनकी विवेक उनका कोई नहीं है। तो जाहिर है कि ये सारी चीजें सत्ता के लिए, पावर के लिए कवच के तौर पे काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, इसमें आपको शक है एज ए जर्नलिस्ट? मुझे तो शक नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि मीडिया, क्योंकि एक मीडिया पर्सन होने के नाते मैं जानता हूं कि उसने कंप्रोमाइज किया है, और कहाँ कंप्रोमाइज हुआ है ये यूजर भी समझ रहे हैं। लेकिन आपने राहुल गांधी का नाम लिया, राहुल गांधी भी यही बात कहते हैं और वही लड़ाई भी लड़ रहे हैं। अगर पॉलिटिकली लड़ाई देखें, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, राहुल गांधी एक व्यक्ति मत समझिए, आप एक ब्रांड समझिए। क्योंकि मुझे पिछली बार मैंने कहीं इंटरव्यू में कहा था, एक व्यक्ति होता है जो ब्रांड बन जाता है, एक संस्था बन जाता है, ब्रांड भी नहीं, मैं संस्था कहूंगा। फिर वो व्यक्ति है, वो संस्था के लिए काम करता है। वो राहुल गांधी एक राहुल गांधी नाम की संस्था के लिए काम करते हैं। आपको मालूम होगा कि नोटबंदी से लेकर, जीएसटी से लेकर, लॉकडाउन से लेकर, मणिपुर से लेकर, अभी जो संस्थाओं से क्या कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, ये कहना छोड़ता है अडानी इज अ एनिमी ऑफ द पीपल, ये सारी बातें राहुल गांधी ने पहले कही है। हिंडनबर्ग से पहले भी वो बात कही थी। तो राहुल गांधी एक ऐसे शख्स है, ऐसे नेता है जो एक संस्था बन चुके हैं, और वो प्रेडिक्ट जो करते हैं आने वाले तुम्हारे, आपके, मेरे हालात के बारे में, वो सच और 100% सच निकलता है। लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है, ये ना कांग्रेस दे पाई है, मुझे आने वाले समय में देश को लगता है वो राहुल गांधी दे पाएंगे, लेकिन दे पाएंगे या नहीं, ये अभी तय होना है। लेकिन उन्हें ये मालूम है कि ये हम लोग के शतरंज के सामने मुक्केबाजी पे आ चुके हैं, लेकिन इसकी तोड़ क्या है ये मालूम है या नहीं, इस बारे में मुझे भी नहीं मालूम कुछ। लेकिन अगर सामने वाला मुक्केबाजी कर रहा है, तो आपके पास मुक्केबाजी के अलावा और कोई ऑप्शन तो है? ऐसा गांधी जी ने तो नहीं कहा था। लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा था कि फाइट तो करना पड़ेगा, चाहे आप अहिंसा के रूप में करें या फिर जो है आप ग्लव्स पहने। हाँ, मैं ये मानता हूं कि गांधी जी ने जो हथियार हमें दिए हैं, उसमें से सिविल डिसओबीडियंस, यानी पूर्णता असहकार, यानी जो विदेशी शासन था, तो अब ये कौन सा अपना देशी शासन है, ये बस 2-4 ओलिगार्क के लिए काम करते हैं। आप देखिए कि जल जंगल जमीन सीधा एक ओलिगार्क को दी जा रही है, जिसका जिक्र मैंने किया। तो इस स्थिति में हम ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह इन्हें वेस्ट इंडिया कंपनी क्यों ना माने, क्योंकि वेस्ट से आते हैं इसलिए। और वेस्ट इंडिया कंपनी माने तो सिविल डिसोबीडियंस महत्व रखता है, क्योंकि जो संस्था है, जो सरकार, जो सरकारी प्रशासन, मीडिया आपके साथ संवैधानिक तौर से काम नहीं करता, उसको उसके साथ असहकार करना चाहिए, हिंसा से असहकार करना चाहिए, उसको बहिष्कार करना चाहिए। हालांकि इसमें मुझे एक रंजिश है मेरी। ओके। 14 मीडिया कर्मियों पे पूरा ऑपोजिशन इंडिया ने बैन कर दिया था। इसको मैंने नाम दिया था फेक 14, है ना? 14 या 15? 14 फेक 14। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री, जो अभी चुनाव में है नहीं, यानी अभी मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं, हाँ, तो अभी मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता कमलनाथ, इन दोनों ने उस कोड ऑफ कंडक्ट, जो असहकार की भावना से वो किया गया था, उसका भंग किया। नाविका कुमार के साथ कमलनाथ जी का उनकी अपनी चॉपर में फोटोग्राफ आया और उनकी इंटरव्यू। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये मुझे लगता है कि राहुल जी एज अ लीडर, उनको किसी एक वक्त का इंतजार है जब ये सारी
अपने अंदरूनी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा उनको। लेकिन समय नहीं है। देखिए, समय नहीं है का मतलब मैं कुछ मिनट, कुछ दिन की बात कर रहा हूं, ना कि कुछ सालों की। समय नहीं है का मतलब कुछ महीने हैं। ये फैसले तो कुछ सेकंड, कुछ मिनट और कुछ महीनों में लिए जाए, कुछ दिनों में लिए जाएंगे। ओके। तो राहुल जी लेंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आज तक उन्होंने जो कहा है उससे वो कभी मुकरे नहीं है। लेकिन उनके नेता जो है, और अब मैं ओल्ड टू यानी यंग टर्क्स नहीं, जो पुराने वाले, जो कभी यंग टर्क्स हुआ करते थे, वो नेताओं ने ये किया। देखिए कि आप कितने भी महान नेता हो, मैं गहलोत जी का बहुत आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, मैं कमलनाथ जी का भी बहुत आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, और मैंने उनके गुण भी मुझे मालूम है। पर समस्या यह है कि आपने तय किया है तो उस पर आपको कायम रहना चाहिए, तभी कार्यकर्ता का मनोबल पक्का रहेगा, पावरफुल रहेगा। वरना कार्यकर्ता सोचेगा नेता ही उनसे मिल रहा है तो मैं क्यों ना अपने दुश्मन से हाथ मिलाऊं। लेकिन जिस तरीके से इन चुनावों में मंदिर की बात हुई, अमित शाह ने जो ये लोगों से कहा कि हम मंदिर का दर्शन कराने के लिए आपको ले जाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से, जैसे राम मंदिर आंदोलन के समय हुआ था, एक बार फिर से देश को जो है उस मंदिर की लाइन पर ले जाया जाएगा कि राम मंदिर बन गया है, दर्शन करने चलिए, वोट दीजिए हमें, हमें कुर्सी पर बिठाइए? और आपको याद होगा कि उद्धव ठाकरे ने एक आशंका जताई थी, और चूंकि आप महाराष्ट्र प्रकाश से हैं, अंबेडकर जी ने बिल जताई थी हाँ, वही आशंका, तो मैं एक लॉन्गर पिक्चर पे बात कर रहा हूँ कि और इस मसले को लेकर ये लोग हिंसा फैलाएंगे। हाँ, ये अंबेडकर ने कहा था, हाँ, प्रकाश अंबेडकर हाँ, जी ने। और उद्धव ठाकरे ने भी ऐसा कहा था। तो मैं यही जान रहा हूं कि अब जो कि 3 दिसंबर का जो एक डेडलाइन है, जो फैसला आएगा, तो उसका मुकाबला अपोजिशन कैसे करेगा? क्योंकि आप कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, उसके अलावा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी अडानी की बात करते हैं, लेकिन बाकी पार्टियां बात नहीं करती। महुआ मैत्रा करती है, डेरेक महुआ- ओब्रायन करते हैं, संजय लेकिन सिंह कर रहे थे, उनको अंदर कर ये दिया गया। सब लोग इंडिविजुअल है। केजरीवाल कहाँ बात करते हैं? उन्होंने विधानसभा में बात की, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहाँ बात करते हैं? ममता बनर्जी कहाँ बोलती है? नीतीश कुमार कहाँ बोलते हैं? लालू कहाँ बोलते हैं? ममता ने कैंसिल कर दिया उनका कॉन्ट्रैक्ट अडानी का। वो हो गया, लेकिन जनता के बीच खड़े होकर के राहुल गांधी बोल, तो मुझे लगता है कि वो जो तो इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री बनने का पूरा हक बनता है राहुल गांधी का, अगर ये तो जनता डिसाइड करेगी। तो लेकिन जनता के सामने जो सच बोल रहा है और हिम्मत से बोल रहा है वही तो बनना चाहिए कायदे से। मैं तो ये बात आपसे पूछ रहा हूं ना कि अपोजिशन कैसे लड़ेगा? सिर्फ कास्ट सेंसस काफी है? नहीं, मैं बोलना चाहता हूं, आप बोल रहे हैं उसी भरोसे, आप हम लोग उसी बात पे हम लोग बात करते हैं। चलिए, राम मंदिर कोई मुद्दा है? नहीं नहीं, बहुत आप मुझे बताइए, एक्चुअली राम मंदिर मायने रखता है? आप कल बीमार हो गए, कल बुखार हो गया, डेंगू हो गया, जो आजकल मच्छर की वजह से हो रहा है, दिल्ली में तो बहुत सारे मच्छर काट रहे हैं। तो अगर समझ लीजिए डेंगू हो गया, या इतने बेकार घूम रहे हैं, इतनी बेकारी और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, चीजें आप जो आसानी से खरीद सकते थे खरीद नहीं सकते, बिल्कुल बराबर। इसमें राम मंदिर क्या करेगा? आप एक बात, मैं दूसरी बात बता, मैं उससे ज्यादा मैंने ये कहानी मैंने 10 बार बोली है, 10 इंटरव्यूज में बोली है, लेकिन फिर से बोलना जरूरी है इसलिए बोलता हूं। चलिए, आपके सामने आपके मंच पे बोलता हूं। राम किस चीज का प्रतीक थे? भगवान श्री राम जब महल छोड़ के वन की तरफ जा रहे थे, वनवास के लिए जा रहे थे, तो जनता रो रही थी। इसका मतलब बहुमत 404, 500 सीट उनके साथ थी, बराबर। उनके पिता चाहते थे वो राजा बने, यानी पहली वाली गवर्नमेंट भी चाहती थी कि वो राजा बने। जो उनकी जगह राजा बनने वाले थे, यानी ऑपोजिशन पार्टी, भरत, वो उनके भाई रो रहे थे, वो चाहते थे राम राजा बने, बराबर। इसका मतलब ऑपोजिशन, जनता और पहला शासक सब चाहते हैं कि वही राजा बने। लेकिन अपने पिता ने एक वचन दिया है, इसलिए राम ने सत्ता का त्याग किया। राम सत्ता का प्रतीक हो नहीं सकता, सत्ता को चिपके रहने का तो नहीं हो सकता, सत्ता त्याग का प्रतीक है राम।
और उसके नाम पर आप सत्ता को चिपके रहने के लिए ये सारी चीजें करोगे तो इससे बड़ा अधर्म कुछ नहीं है। आपका उदाहरण ही है कि जो आपके पक्ष में नहीं है। एक बात, ये कोई कसर नहीं छोड़ेंगे राम मंदिर का चॉकलेट आपको दिखाने में। वाल्मीकि ने रामायण रची थी, राम उसके नायक थे, तो वाल्मीकि का मंदिर बनाइए। भाई लेखक को भी तो कुछ मिलना चाहिए। हम लोग लेखक हैं, हम वाल्मीकि को ज्यादा चाहते हैं, तो उनको नहीं मिला। रही बात लोगों की, ये जो समाज को आग में, आपसी द्वेष की आग में झुलस जाता है समाज, और बाद में ये राम के नाम से बोलते हैं। क्या कोई भी धार्मिक आदमी किसी भी धर्म का हो ये बात मानेगा कि इस तरह से एक नायक जो है हमारे भगवान मानते हैं लोग, वो श्री राम को आप इस तरह से इस्तेमाल करके सत्ता में आए? ये क्या राम जो असल में भक्त है, यानी ये भक्त नहीं, ये जो हम आजकल भक्त गलत टर्म है, वो भक्त नहीं, राम मेरे भगवान का भक्त है, धार्मिक आदमी है, क्या उसके तर्क या आदर्श या उसकी श्रद्धा या आस्था के अनुसार क्या राम सत्ता को चिपके रहने का प्रतीक हो सकता है? एक मुद्दा। दूसरा, ऑपोजिशन के पास आपने कहा कोई जातिगत जनगणना ना होनी चाहिए, ये तो सबसे अहम मुद्दा है। कितना किसका पावर है उसको उतना मान मिलेगा कि नहीं, उसको जगह मिलेगी कि नहीं समाज में, एक, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। और अदानी का मुद्दा तो इससे भयंकर इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो देशद्रोह से जुड़ा हुआ है। ओलिगार्क का क्या मतलब है? जल जंगल जमीन बिना टेंडर निकाले आप एजेंसीज का ऑपोजिशन यानी मोनोपोली मोनोपोली निर्माण करने के लिए उसके खिलाफ जो भी काम कर रहे हैं उनका पूरा दमन करके उसको देश में 70 साल में जो जो बना था वो मुफ्त में या फिर अपने ही पैसों से, यानी LIC के पैसे हो, SBI के पैसे, हमारे पैसे से, आपके पैसे से उसको दे रहे हो। ये क्या मुद्दा नहीं है लोगों के लिए? अदानी यानी ओलिगार्क यानी एनिमी ऑफ द पीपल एंड पार्टनर इन द क्राइम, ये और जातिगत जनगणना ये सबसे अहम मुद्दे हैं। राम मंदिर का मुद्दा है कहां? एक सवाल मेरे मन में ये भी था, जो आप बातें कह रहे हो बिल्कुल मुझे लगता है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे वो तर्कसंगत है कि नहीं है। बिल्कुल है, मैं इस बात से सहमत हूं। और दूसरी बात कि आप इसको एक कॉमन शब्दों में समझिए, ओलिगार्क्स का मतलब कि मित्रों। तो आप समझ लीजिए उसको हिंदी में जो है एक इंग्लिश का टर्म है, तो उसको आप पॉपुलर में समझिए मित्रों। मित्रों आप समझ रहे हैं कि किसको कहा जाता है। और दूसरी बात मैं ये मेरे दिमाग में अचानक से सवाल आया कि अभी एक तस्वीर वायरल हुई थी, आप इससे पहले भी एक तस्वीर आई थी जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, उद्घाटन और इस तरह शिलान्यास वाला कार्यक्रम हुआ था, कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम की एक तस्वीर में जो है प्रधान सेवक उनके हाथ पकड़ के और अयोध्या की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहां पर जो हमारे राम हैं उनका जो है एक तरीके से सत्ता का हाथ पकड़े हुए दिखाया गया। अभी जब वो वेंकटेश्वर टेम्पल साउथ में गए तो वहां पर उन्होंने शेषनाग के सामने खड़े होकर के तस्वीर खिंचाई। तो ये साइको एनालिसिस में क्या कहता है कि राजा खुद को देवता बना लेना चाहता है, या बनना चाहता है, या दिखना चाहता है, या पूजा जाना चाहता है? नहीं, सेंगोल जब आया तभी मैंने कहा अब मुकुट की कमी है। तो इसी में सारा जवाब आपके लिए है। देखिए, राजा बनना यानी लोकतंत्र में मुमकिन नहीं है। हालांकि फांसीवाद में मुमकिन है, फिर भी फांसीवाद में यह मुमकिन नहीं है कि आप मुकुट पहन के बैठो। यानी वो तो हिटलर से लेके इदी अमीन से लेके रवांडा में भी जो शासक हुए वो भी मुसोलिनी, इन लोगों ने वो सीजर जैसे मुकुट तो नहीं पहना। तो बात यह है कि ये एक बचपन में कुछ चीजें हमारे सपने अधूरे रह जाते हैं, वो पूरे करने का जरिया हर किसी को जिंदगी में नहीं मिलता। लेकिन कुछ लोगों को मिलता है, तो इतना मिलता है कि वो 140 करोड़ लोगों के सपने छीन के अपने सपने पूरा करना चाहते हैं। अब ये राम ही तय करेंगे कि उनके सपने पूरे होने दें या ना दें। उनके सपने अगर सच और साहस, सत्य और आदर्श पे वो खड़े होंगे तो वो पूरे होने चाहिए, और ना हो तो नहीं होने चाहिए।
और मेरे लिए तो राम 140 करोड़ जनता है, हर दिल में राम बसा है। अगर ना बसा होता तो फिर इतने लोग आते कहां से? फिर वही बात वहां पर आ जाती है, जिस तरीके से फैसला आया, जब हर दिल में राम है, हर कण कण में राम है, तो जो जुडिशरी का कॉम्प्रोमाइज था जिस तरीके से, और जिस तरीके से मस्जिद के लिए अलग जमीन दे दी गई, और बाद में ये सारी चीजें अब सामने आ रही हैं कि किस तरीके से सब हुआ। जुडिशरी का जो, चूंकि इलेक्टोरल बॉन्ड पर ही फैसला आने वाला है, उमर खालिद का केस सुना नहीं जा रहा है, लगातार हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट जो है फैसला लेगा, पक्ष में आएगा। ऐसा क्या है कि उमर खालिद अगर दोषी भी है, उसका जुर्म क्या है ये पता तो चले, ऐसा क्यों है? मतलब हो उमर रहा है? खालिद तो आप कलश देख रहे हो, नींव का पत्थर तो स्टेन स्वामी थे, जिनको पार्किंसंस होने के बाद एक स्ट्रॉ नहीं मिला। अर्णव गोस्वामी के लिए रात को कोर्ट बैठा और उसको पर्सनल लिबर्टी के लिए जमानत दे दी गई। वो मर भी गए तो उनको मालूम नहीं है कि उनका दोष क्या था। स्टेन स्वामी ने जीवन में किसी की कोई हत्या वत्या नहीं की थी, ना ही किसी का दिल दुखाया होगा। वो गरीबों के लिए काम करते थे, कुछ भी प्रूव नहीं हुआ। और अंडर ट्रायल कितने लोग हैं इसमें, भीमा कोरेगांव से लेकर। आपने जो पहले बात एक पूछी वो कौन सी थी? शुरुआत जिससे की संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जे की, संवैधानिक संस्था पर कब्जे की नहीं, कोर्ट की जो बातें हैं, वो कोर्ट के प्रति आपका आदर और सम्मान जो है उसको ठेस पहुंचाने वाली है। हर मान में, जैसे मैंने हिंडनबर्ग की कहा, तो न्यूयॉर्क टाइम्स का क्यों रिपोर्ट आप, वो भी झूठ है मानो, फिर न्यूज क्लिक के प्रबीर पुरकायस्थ को बाहर छोड़ दो। वो तो बेचारे इमरजेंसी में भी अंदर थे, तो स्वतंत्रता सेनानी है इस गवर्नमेंट के हिसाब से, उनको तो पेंशन मिलनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को इन सरकारों ने दिए हैं। हाँ, तो वो आरएसएस के हैं इसलिए दिए हैं। बात है हर दिल में राम बसा है, ये अब हम कहते हैं, तो जब राम बसता है तो राम न्याय करता है, जिसको राम राज्य कहते हैं हम लोग, राम राज्य की संकल्पना में। जिस राज्य में मस्जिद गिराने का कोई दोषी नहीं है, किसी ने मस्जिद ने खुदकुशी कर ली, बाबरी ने, और वहां राम मंदिर बनना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, क्या उसके राम राज्य आप कह सकते हैं? जिस न्यायालय में अपने ही ऊपर यौन शोषण का आरोप खुद ही सुने चीफ जस्टिस, और खुद ही को बरी कर दे, और बाद में संसद में आकर बैठे और सांसद बन जाए, क्या उसे आप रामराज कह सकते हैं? क्या भगवान श्री राम होते तो ये होने देते? मुकुट पहनना आसान है, उसका अधिकार पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। खुद राम भगवान थे, अगर हम ऐसा माने, तो वो खुद भी वनवास गए थे। मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें वो, मुझे लगता है कि जब उन्होंने 2019 में कहा था कि मैं अकेले लड़ाई लड़ रहा था, उन्होंने नहीं, उनकी बहन ने कहा था मेरा भाई अकेले लड़ा। नहीं, उन्होंने भी कहा था, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया था, उसमें भी कहा था मैं अकेले लड़ा। खैर मेरे नजर से छूट गया है। हाँ, हो सकता है। तो मैं ये कह रहा था कि आप, जब हम संवैधानिक संस्थाओं, जुडिशरी और तमाम जगहों की बात करते हैं, फिर भी मुझे लगता है कि विपक्ष के पास कोई सपोर्ट नहीं है। अरे विपक्ष के पास राहुल गांधी अब भी अकेले लड़ रहे हैं। अरे उनकी पार्टी उनके साथ है, ऐसा आप मानते हैं तो भी पूरी तरह से सही नहीं होगा। कुछ लोग हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने कहा, फेक 14 में से 2 आके बैठ गए, 2 मुख्यमंत्रियों के साथ में, ये अटपटा नहीं लगता आपको? क्या इंदिरा जी के टाइम में हिम्मत थी इनमें? इवन राजीव जी के टाइम में हिम्मत थी, इवन नरसिंह जी के सामने हिम्मत थी, क्योंकि सत्ता थी उनके पास। अगर कल राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते तो ये हिम्मत निकल जाएगी। लेकिन ये मैं मानता हूं कि कांग्रेस में भी एक आरएसएस छुपी हुई है, उसको भी खत्म करना जरूरी है, क्योंकि आरएसएस का मतलब हिंदुत्व नहीं है। क्या आप ये चाहते हैं कि ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हो? चाहते हैं? मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान लिखा है, उस संविधान से ये देश चले, ताकि हर आदमी दूसरे आदमी के बराबरी का हो। यही आप चाहते हैं ना? बिल्कुल। और यही चाहते हैं, इसलिए आपको नौकरी छोड़नी पड़ी मीडिया से, है ना, हाथ धोना पड़ा, इसलिए क्योंकि ब्राह्मण धर्म हावी है अभी भी। तो ये 9 साल में हमने यही पाया है, यही खोया है।
तो ये रामराज्य नहीं है, राम से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। जिस मस्जिद या किसी भी धर्म स्थान का गिरना एक खुदकुशी मानी जाती हो, ना तो विज्ञान पर है आधारित या ना तो राम पे है, ये तो काम ही हराम है। ओके, तो अगर ये काम हराम है तो जाहिर है कि उस पर वोट मांगना भी हराम ही होना चाहिए और लोगों को ये समझना चाहिए। लेकिन जब हम अभी चुनाव की बात करते हैं, परिणामों की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब राहुल गांधी का टाइम आ गया? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। किसी का कोई टाइम आता या जाता नहीं है, वक्त बदलता रहता है। वक्त जितना पावरफुल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, हर चीज बदलती, चेंज इज अ सर्टन। लेकिन राहुल गांधी जी का समय आने का ये जो फ्रेज है उसका क्या मतलब मेरी समझ में नहीं मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी का समय तब आया जब उन्होंने जो बोला, नोटबंदी के बारे में बोला, प्रधानमंत्री के बारे में बोला, जीएसटी के बारे में बोला, लॉकडाउन के बारे में बोला, हमारी हर समस्या, अडानी के बारे में बोला, बाद में हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया, पहले नहीं आया। उन्होंने जो जो बोला, जो भी बोला वो पहले बोला, दूरदृष्टि से बोला और बहुत ही अकाट्य तर्क देके बोला। उनका समय तो वो तभी आया था। आप ये मुझे पूछना चाहते हैं कि क्या इस देश की जनता का समय आया है कि वो राहुल गांधी को चुने? ये भी सवाल है, ये भी तो ये देश की जनता को तय करना है, क्योंकि लोकतंत्र है। मैं उनकी तरफ, मैं मेरे पीछे 140 करोड़ लोग हैं ऐसा नहीं मानता, या मैं 140 करोड़ों की लोगों की तरफ, यानी उनके ऑन बिहाफ ऑफ देम मैं नहीं बात करता। ना मैं हिंदुओं का प्रतिनिधि हूं, ना मैं ब्राह्मणों का प्रतिनिधि हूं, मैं सिर्फ मेरा प्रतिनिधि हूं। तो लोगों का समय आया है, ये लोग तय करेंगे। राहुल गांधी सही बोल रहे हैं, उस आदमी को अगर आप चुनते हो तो आपका समय आ गया। अच्छा, लेकिन एक, चूंकि हम एक डेमोक्रेसी में है जहाँ चुनाव होते हैं, जहाँ लोकतंत्र है, जहाँ संसद है, तो जब आपके पास पीपुल सपोर्ट होता है तो वो दिखता है, एक जो प्रोसेस। तो राहुल जी का दिखता है वो आप चुनाव में मत, वो चुनाव के लिए वो अलग, मैंने बोला वो क्राइटेरिया है। आपके पक्ष में सारी संस्थाएं हों, तो कई नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, कई ऐसी साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं जहां पर लोग किसी के साथ होते हैं लेकिन चुनाव के नतीजे किसी और के लिए आते हैं। वो बात लोगों के पक्ष में और लोगों के हित में नहीं है, फिर भी होती है। तो ये होने से रोकने के लिए विपक्ष क्या करेगा, ये मुझे भी, अभी तक उनकी कोई रणनीति नहीं है, मुझे दिखाई नहीं दी और दिखाई नहीं दे रही है। जो आप कह रहे हैं कि जो इंडिया ब्लॉक है उसके पास ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। इंडिया ब्लॉक अभी इलेक्शन के बाद वो फिर सक्रिय होता है कि नहीं होता है, कितने लोग उनके साथ रहते हैं या निकल जाते हैं, ये सब देखना पड़ेगा। निकल जाते हैं मतलब क्या आपको लग रहा है? क्योंकि मुझे, देखिए, आप चूज आपको सीधा बोला जाए कि आप चुनिए, आपको अडानी के साथ रहना है या इंडिया ब्लॉक में रहना है, तो पवार साहब अडानी को चुनेंगे कि नहीं चुनेंगे? ये मेरे लिए सवाल है। लेकिन उनकी पार्टी टूट गई, आप देखिए। टूट गई, लेकिन वो पवार साहब की पार्टी के दोनों खेमे अडानी के साथ ही है। समर्थन तो उनका करते दोनों खेमे। अब रोहित पवार जो है वो गाड़ी चला रहे थे और उसके बाद भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद उनका बाय रिकॉर्ड पे है, उनका इंटरव्यू एनडीटीवी जो अडानी जिनके मालिक है उधर जाकर पवार ने उनका समर्थन किया है। ये तो कई बार आया है। हाँ, इसके ऊपर राहुल गांधी जी का ये कहना है कि पवार प्राइम मिनिस्टर नहीं है, इसलिए मैं उनको सवाल नहीं पूछ सकता। पवार अगर प्राइम मिनिस्टर होते तो मैं उनको सवाल पूछता। हाँ, लेकिन मैं ये सवाल पूछ सकता हूं क्योंकि मैं एक कॉमन मैन हूं कि इंडिया अलायंस आप कह रहे हो, तो आपका एक ओलिगार्क जो देश के जल जंगल जमीन के खिलाफ खड़ा है, लोगों की जो लोगों को मालिक बनाया गया है संविधान के द्वारा। जब संविधान अर्पण हुआ तब हमें अर्पण किया गया, हमने यानी बाबा साहब आंबेडकर ने लिखा हो उसमें, ये इस जल जंगल जमीन का हम, इसलिए भूमि अधिग्रहण कानून बना था ना, इसलिए राहुल गांधी बदनाम हुए थे वो भट्टा परोसल के बाद। तो बात यह है कि ये बात जो है उसके लिए आप खड़े रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये इंडिया ब्लॉक में भी सबको सवाल पूछने की जरूरत है। इंडिया ब्लॉक में एक और पार्टी, आम आदमी पार्टी,
उसके बारे में नहीं आप नहीं, क्या वो कहेंगे? देखिए आम आदमी पार्टी के जो नेता है हम्म, वो अभी जो भारत का नेतृत्व कर रहे हैं उनका मिरर इमेज है। हम्म, बस उनको दुख है कि उनको मौका मिला और इनको नहीं मिला। इनको मौका मिलता तो उनसे जो जो वो सह रहे हैं हम्म। वही इनसे हमको उनसे सहना पड़ता। बस इतना ही फर्क है, मतलब कि अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी में कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं। ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं, हाँ। यानी पढ़ाई लिखाई या वर्ल्ड दुनिया का ज्ञान होना थोड़ा, हम्म, इसमें फर्क हो सकता है। हम्म, मोदी जी ने दुनिया ज्यादा देखी है, हम्म। केजरीवाल ने कम देखी है, वो दिखता ही है कौन किससे दब रहा है। लेकिन केजरीवाल के लिए तो बहुत सारे लोग बैटिंग करते हैं। नीतीश बैटिंग करते हैं, ममता बैटिंग करती हैं, अखिलेश बैटिंग करते हैं। देखिए कौन किसके साथ है हम्म, इस पे मेरा ओपिनियन निर्भर नहीं करता। हम्म, मैं जानता हूं 2011-2012 में आपको मालूम है हम्म, कि मैं पहला शख्स हूं जिसने कहा कि ये केजरीवाल का आंदोलन है, अन्ना का नहीं, हम्म, और इस आंदोलन से इस देश का लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। लोगों ने तब भी नहीं सुना। हम्म, तब भी उनके लिए एक लालू जी छोड़ के सब बैटिंग कर रहे थे। हम्म, कांग्रेस भी उनके लिए बैटिंग कर रही थी, जबकि संदीप दीक्षित भी उनके परिवर्तन संस्था में थे। हम्म, मैं कह रहा था हम्म, कांग्रेस का केंद्र में सत्ता थी तो भी दिल्ली में पूरा प्रशासन उनके साथ था। मैं ये कह रहा था, तो आज भी मैं ये कहता हूं, मुझे मेरे जो ओपिनियन है ना हम्म, वो किसी के कहने से हम्म, या किसी बड़े आदमी ने कह के रखा है, हम्म, यानी इन्होंने ये कहा था या ये नेता वो कहते हैं, मुझे इससे कोई प्रभावित नहीं होता मेरा ओपिनियन। हम्म। मैं पूरी ऑब्जेक्टिविटी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ और प्रमाण के साथ हर बात का अभ्यास करता हूं और अंत निष्कर्ष पे आता हूं। इसमें ऑब्जेक्टिविटी में मेरा अपना पर्सनल भी एजेंडा नहीं होता। हालांकि मेरे और केजरीवाल के बीच में कई टकराव के मुद्दे हैं हम्म, पर्सनल लेवल पे हम्म, उस टाइम में, लेकिन उनको मैंने पूरा बाजू कर दिया। हम्म। तो फिर प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जी क्यों निकले? तो मैं ये देखता हूँ कि इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो शायद ये एक वैचारिक तौर पे जो है वो, ये तो बात साफ है कि उनमें एकता नहीं है उनमें वैचारिक जेल लेवल नहीं पे जो। हुई है अभी एक हाँ। दूसरे से। जैसे जैसे कि देखिए उनमें वो बात नहीं है जो लोगों में जुनून भर दे। हम्म, और जब तक आप जुनून का मैजिक नहीं ला सकते हम्म, तब तक आप साथ होने से दो और दो चार नहीं होते। हम्म। ये बहुत बड़ी बात है कि जब तक वो जुनून नहीं बनेगा, ग्राउंड पे नहीं बनेगा, लोगों में नहीं बनेगा, जो आपके सपोर्टर है उनके साथ नहीं आएगा। ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको 2024 में या फिर किसी भी सियासी लड़ाई को जीतना है तो लोगों में जुनून भरना होगा, उन्हें अपने साथ लाना होगा। राजू सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय थैंक यू। दिया। और हम जो है आने वाले वक्त में आपको राजू सर के साथ बातचीत में शामिल करते रहेंगे और सारे मुद्दों पर और सारी घटनाओं पर। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।